बचपन में माँ कहा करती थी कि बेटियों से डर नहीं लगता, उनके साथ क्या होगा उससे डर लगता है। शायद ठीक ही कहती थी। रोशनी को आज इस कहावत का अर्थ भली भांति समझ आ गया है। मानो माँ उसके भविष्य का लेखा पहचान गई थी, इसलिए यह कहावत दोहराती थी। फिर एक या दो नहीं, तीन बेटियां जो उतर आई थी उनके आंगन में, इसलिए माँ को फिक्र होती कि कैसे होगी तीनों की परवरिश। पहले पढ़ाई, फिर विवाह। सबसे छोटी मैं थी। माँ को परेशान देख पापा कहते, क्यों बेकार में परेशान सी गली जा रही हो, सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आई हैं। आज ही तुम्हें क्या पता, जब मैं चार औरतों के बीच बैठती हूँ तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि कितने बच्चे हैं आपके। जब मैं कहती हूँ चार, एक लड़का और तीन लड़कियाँ, तो सुनते ही सबके मुंह इस तरह खुले रह जाते हैं मानो कोई अनचाहा जीव देख लिया हो। फिर उनकी टिप्पणियाँ शुरू हो जाती, आज तो एक बच्चे को पालना ही कितना महंगा है, उस पर चार चार बच्चे, उनमें भी तीन बेटियाँ। बहन जी, कितनी टेंशन होती होगी ना आपको। उफ, तो यह टेंशन उन औरतों की है। तुम्हें, तुम बैठती ही क्यों हो ऐसी औरतों के बीच। अगर अब कुछ कहे तो कहना कि बहन जी हमारी बेटियां हैं, कैसे पालनी है हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लो। पापा बड़े ही मजाकिया तरीके से माँ को शांत कर देते। समय को देखते हुए शायद माँ की चिंता भी जायज़ थी। दरअसल कुल को रोशन करने वाला चिराग तो उनके घर में पहली बार में ही जल गया था। यह तो संयोग कहिए कि उसके बाद नेहा, खुशबू और फिर मैं, एक के बाद एक तीन बेटियां आती चली गईं। पापा जल विभाग में अच्छे पद पर थे, इसलिए आर्थिक परेशानी न थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। उसी लाड़ प्यार ने मुझे कुछ कुछ शरारती भी बना दिया था। किसी भी बात को लेकर जिद करना मैं अपना हक समझती। मेरी हर जिद पूरी भी कर दी जाती। यहाँ तक कि कभी दीदी और भाई की कोई चीज़ पसंद आती तो झट रोते रोते माँ पापा के पास पहुँच जाती कि मुझे वह दीदी वाला खिलौना चाहिए, वो भाई वाला कार दिला दो ना। तब माँ झंझट टालते हुए दीदी भाई से कहती, अरे नेहा, विवेक, दे दो ना बेटा, छोटी है यह, क्यों रुला रहा है अपनी छोटी बहन को। इतनी सी चीज़ नहीं दे सकता, कैसा भाई है। पापा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सभी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। विवेक की बिजनेस में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने एमबीए करके अपना बिजनेस जमा लिया। दोनों बहनों ने भी अच्छी शिक्षा पाई। फिर पापा ने दोनों का विवाह भी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा घर देखकर कर दिया। बीच शहर में लंबा चौड़ा मकान भी बन गया। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। रह गए घर में मैं, पापा, माँ और भाई भाभी। हम बहनें पापा के बहुत करीब थीं, अपने मन की हर बात उनसे शेयर करती। इसीलिए दोनों बेटियों के जाने पर पापा उन्हें बहुत मिस करते। वे कहते कि अब रोशनी का विवाह आराम से करूँगा, घर में जब तक विवेक के बच्चे भी हो जाएंगे। एक दिन अचानक हमारी खुशियों पर उस समय ग्रहण लग गया जब एक सड़क हादसे में पापा हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने का सबसे अधिक खामियाजा माँ के बाद मुझे ही भुगतना पड़ा। सबका घर संसार बस चुका था, मगर मेरे सपने तो अभी कुंवारे ही थे। अब कौन इतने अरमानों से मुझे डोली में बैठाकर विदा करेगा। समय कैसे पल में करवट बदलता है, यह मैंने पापा के जाने पर देखा। घर की सबसे लाडली बेटी देखते ही देखते बोझ लगने लगी। शायद इसी को चक्रव्यूह कहते हैं। घर में सभी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। चूँकि सारी व्यवस्था पापा ने पहले ही कर रखी थी, इसलिए आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना सही, मगर कुछ अरमान थे जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता था। खैर, यहीं आकर मानसिकता का रहस्य खुलता है कि हम ना चाहते हुए भी घटनाओं का उलझना देखते रहते हैं, अनजान दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। बिजनेस के सिलसिले में भाई का यहाँ वहाँ आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात अभय से हुई। भाई को अभय होनहार, सज्जन और लायक लगे। उनके परिवार में माँ के अलावा और कोई न था। इससे अच्छा रिश्ता कोई हो भी नहीं सकता था। छोटा परिवार, अपने में स्टैब्लिश, हर माँ बाप ऐसे रिश्ते को झपट कर हथिया लेते हैं। माँ ने भी फौरन हाँ कर दी। मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर माँ तो मानो गंगा जी नहा गईं। अभय का अपना बिजनेस था, उनके भी पापा नहीं थे। परिवार के इकलौते बेटे, माँ और वे, कुल मिलाकर हम तीन जन ही थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी न थी। अपनी मेहनत और लगन से
अभय ने बिजनेस भी अच्छा खासा जमा लिया था। कालीन पर चलते चलते सफ़र का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब 3 साल बीत गए। अब तो वंश भी गोद में आ गया था, मगर समय हर जख्म पर मरहम लगा देता है। पापा की स्मृतियाँ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। अभय के प्यार और वंश की परवरिश में मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ दिनों से अभय पैरों में दर्द रहने की शिकायत करने लगे। शुरू में सोचा काम की थकान की वजह से हो रहा होगा। अभय ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था, बस उसकी पूर्ति के लिए रात दिन मेहनत करते। कुछ घरेलू उपचार किए, मालिश कराई, मगर दर्द था कि मिटने का नाम ही ना लेता। अभय दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। न खाने में न ही सोने में उनकी रुचि रही। सारी रात पैरों के दर्द से कराहते। सच देखी नहीं जाती थी उनकी ये तकलीफ़। इन 4 महीनों में तोड़ कर रख दिया था इस दर्द ने उन्हें। वजन तेजी से घट रहा था और सर के बाल तेजी से सफ़ेद होने लगे। नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़े से हो गए थे। इन 4 महीनों के दर्द ने उन्हें 50 साल सा लुक दे दिया। अफसोस में चाह कर भी रातों में उनके दर्द का साथ जागने के और कुछ ना कर सकी। बस पैरों को हल्के हल्के दबाती रहती। जब हाथों का स्पर्श ढीला पड़ जाता तो अभय समझ जाते कि मैं थक गई हूँ। तब मेरा मन रखने को कह देते कि अब आराम है, सो जाओ। रायपुर तक डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर रोग था कि पकड़ में ही नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों के कहने पर कि कहीं बाहर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, अतः दिल्ली दिखाने का तय हुआ। वंश अभी 6 महीने का ही था। मुझे छोटे बच्चे के साथ परेशानी होगी, इसलिए अभय के एक दोस्त अमर और माँ जी दोनों ही साथ दिल्ली आए। मेरे लिए आदेश था कि तुम चिंता ना करो, फ़ोन से सूचना देते रहेंगे। उन्हें गए 2-3 दिन हो गए, मगर कोई खबर नहीं। मैं रोज़ पूछती कि क्या कहा डॉक्टर ने, तो माँ जी का यही जवाब होता कि अभी डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, आने पर पता चलेगा। 5वें दिन माँ जी, अमर और अभय तीनों ही बिना किसी सूचना के घर आ गए, तो मैं अचंभित ही रह गई। यह क्या माँ जी, ना कोई फ़ोन ना खबर। आप तो इलाज के लिए गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने? सब तो ठीक है, मगर सभी एकदम खामोश थे। कोई कुछ बताता क्यों नहीं? कोई क्या कहता, सभी सदमे में जो थे। अभय का चेहरा भी उतरा था। माँ जी को तो मानो किसी ने निचोड़ दिया हो। वह माँ भला क्या जवाब देती, जिसने पति के न रहने पर ना जाने कितनी जिल्लतों को सहकर अपने बेटे को इस आशा पर बड़ा किया कि उसका हंसता खेलता परिवार देख सके। जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई है तो मौत से भी बेपरवाही थी। मगर आज उसी माँ के इकलौते बेटे को डॉक्टर ने चंद सांसों की मोहलत देकर भेजा है। जी हाँ, डॉक्टर ने बताया कि अभय को लंग्स कैंसर है, जो अब लाइलाज हो चुका है। दुनिया का कोई डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता। उनके अनुसार 6 महीने जितने भी निकल जाए बहुत है। जो घर कभी वंश की किलकारियों से गूंजता था, वहाँ अब अभय के दर्द की कराहें और एक बेबस माँ की आहें ही बस सुनाई देती थी। मैं उन दोनों के बीच ऐसी पिसकर रह गई थी कि खुलकर रो भी नहीं पाती थी। घर का जब मजबूत खंभा भरभरा कर गिरने लगे तो कोई तो हो जो अंतिम पलों तक उसे इस उम्मीद पर टिकाए रखे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। घर में अब हर समय मायूसी छाई रहती, किसी काम में मन न लगता, जिंदगी के दीपक की लौ डूबती सी लगती। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, फिर भी ममता की डोर और 7 फेरों के अटूट बंधन में अब भी उम्मीद का एक नन्हा दीपक टिमटिमा रहा था। मगर धर्म और आस्था नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। फिर भी जब व्यक्ति संसार से हताश हो जाता है तो इसी आखिरी छलावे के पीछे भागता है। यूँ तो कैंसर नाम ही इतना घातक है कि मरीज उसके सदमे से ही अपनी जीजी विशा खो बैठता है। डॉक्टर भी अपनी जगह गलत नहीं थे, मगर बावरा मन भला कैसे मानता। अंततः अतः जो जहाँ भी रोशनी की किरण दिखाता, हम अभय को लेकर दौड़ पड़ते। प्रेम और ममता के आगे विज्ञान का ज्ञान भी धरा रह जाता है। हम सभी जानते थे कि अभय एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर फिर भी कीमोथेरेपी कराई कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। पैसा पानी की तरह बह रहा था। बिजनेस तो लगभग ठप ही समझो। इधर अभय की भागम भाग में वंश की अनदेखी होने से वह भी बीमार हो गया। सच, जिंदगी हर तरफ से इम्तिहान ले रही थी। हम अभय को 6 महीने से ज़्यादा ना जिला पाए।
माँ जी तो एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अगर वंश ना होता हमारे पास तो शायद हम दोनों भी उस दिन ही मर गई होती, मगर जिंदा थे इसलिए आगे की चिंता सताने लगी। बिजनेस खत्म हो गया था, घर बैंक के लोन से बना था, अभी तो मात्र 1/4 किश्तें ही भर पाए थे और अब यह क्रम जारी रहे उसकी कोई संभावना नहीं थी। अतः घर भी हाथ से जाता रहा। किसी ने सच कहा है कि बुरे समय पर ही अपने पराये इंसानों की परख होती है। इस मुश्किल घड़ी में दोनों बहनों ने अपने अनुसार बहुत मदद की, मगर विवेक भाई कुछ मुंह चुराने लगे हैं। यह ख्याल एक पल को मन में आया अवश्य था, मगर अचानक परेशानियों के हमले से इतनी विचलित थी कि इस बारे में गंभीरता से सोच सकूं, इतना वक्त ही नहीं मिला। जबकि माँ भी जिंदा थी, किंतु शायद माँ की हुकूमत नहीं रह गई थी, अब घर में भुक्तभोगी थी। अतः समझ पा रही थी कि हमारे समाज में आज भी वैधव्य के आते औरत का रुतबा कम हो जाता है। बचपन वाली वे माँ कहीं खो गई थी, जो मेरे जरा से रोने पर दोनों दोनों बहनों और भाई से उनकी चीज़ें भी मुझे दिला दिया करती थी। मन में कहीं कुछ खसकता था तो यह कि अभय के अभाव में वंश को वह खुशी व सुख नहीं दे पाई जिसका वह हकदार था। हालांकि बहनें उसके खिलौने और कपड़ों का पूरा पूरा ध्यान रखती, मगर यह तो स्नेह था उनका, हक तो फिर भी नहीं। हालात कुछ ऐसे बने कि गृहस्थी किराए के एक छोटे से घर में सिमट कर रह गई। हालात इजाज़त ना देते कि घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करती, क्योंकि माँ जी और वंश की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी थी। सामने एक तरफ दिशाहीन जीवन था तो दूसरी ओर वंश का अंधकारमय भविष्य। क्या होगा? चिंता में सीढ़ियों पर बैठी थी कि अचानक नेहा दीदी को करीब पाकर चौंक गई। अरे दीदी, आप कब आई? पता ही न चला। अभी आई हूँ। तुम शायद किसी सोच में खोई थी। हाँ दीदी, यह बेल देख रही थी। कितने जतन से इसे लगाया था। रोज सींचती थी। देखो कैसे अब फूलों से लद गई है। मन को बहुत सुकून देती है यह। मैंने इसे उस पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ा दिया था। देखो ना, कल रात तेज आंधी से वह पेड़ धराशायी हो गया। अपना आश्रय छीनते ही देखो कैसे जमीन पर आ गिरी है, एकदम निर्जीव, असहाय, बिल्कुल हमारी तरह। एक आलंबन के बिना हमारी जिंदगी भी तो ऐसे ही होकर रह गई है, बिल्कुल असहाय, है ना दीदी? चल उठ, बहुत सोचने लगी है। ऐसे ही सोचती रही तो वंश की परवरिश कैसे करेगी? यह देख, दीदी ने बेल को फिर से कपड़े सुखाने वाले तार पर लपेटते हुए कहा। ले, मिल गया सहारा। अब फिर से हरी हो जाएगी यह बेल। दीदी, काश जिंदगी भी इतनी ही आसान हो सकती। यदि प्रयास किया जाए तो कुछ मुश्किल तो अब भी कम हो सकती है। रोशनी, दीदी की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी दीदी। रोशनी, विवेक भैया की बेरुखी किसी से छिपी नहीं। आज मुसीबत की इस घड़ी में उन्हें जहां सबसे आगे होना चाहिए था, वहीं वे मुंह चुराते घूम रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि माँ भी खामोश है। क्या मजबूरी है उनकी, मैं नहीं जानती। दीदी, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बिना पति के भला, इससे बढ़कर मजबूरी और क्या हो सकती है। आखिर उनका बुढ़ापा तो भैया की पनाह में ही कटना है ना। इसका मतलब बेटी के एहसासों की कोई कीमत नहीं। आखिर उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उनकी। घर उनका है, पापा की पेंशन है, कौन सा वे भाई के सहारे जी रही हैं। दीदी, माँ समाज को तो नहीं बदल सकती ना, जहाँ आज भी बेटियों की अपेक्षा बेटों के साथ रहने में ही माता पिता का सम्मान कायम माना जाता है। मेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है। चल छोड़ ये सब रोशनी। मैंने, खुशबू ने और तुम्हारे दोनों जीजा जी ने यह तय किया है कि वे भाई से बात करेंगे। आज समय बदल चुका है। कानून ने भी बेटियों को पिता की पूंजी में बराबर का हक देने की बात को स्वीकार किया है। पगली, ये रिश्ते नाते सगे संबंध होते किस लिए हैं? वक्त बेवक्त सहारे के लिए ही ना। जो बुरे वक्त में काम ना आए वह भला कैसे अपना? रोशनी, आखिर सबने मिलकर भाई को समझाने का प्रयास किया कि संपत्ति में से रोशनी को कुछ हिस्सा दे दिया जाए। नेहा और खुशबू दीदी ने यहाँ तक कह दिया कि वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, कहे तो लिख कर दे दे। मगर आज रोशनी पर जो विपदा आई है उसमें तुम्हें खुद आगे होकर यह कदम उठाना था। मगर भैया नहीं चाहते थे कि पापा की जायदाद में से मेरा भी हिस्सा कर दिया जाए। तभी किसी ने उन्हें अकेले में ले जाकर सलाह दी, खैर मनाओ, बाकी दोनों बहनें कुछ नहीं मांग रही।
मान जा, वरना कोर्ट की बारी आई तो हो सकता है कि 4 हिस्से बराबर के करने पड़े। तब बुझे मन से भैया को यह फैसला स्वीकार करना पड़ा। भाभी पर तो मानो वज्रपात हो गया। खैर, पापा के घर का एक हिस्सा मेरे नाम करा दिया गया। मैं विवश न चाहते हुए भी इस बेरुखी भरे माहौल में अपने स्वाभिमान को गिरवी रख मायके आ गई, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है। पानी में लकड़ी पड़ भी गई तो पानी भला कहाँ दूर होने वाला। कुछ नहीं तो अपनों के करीब रहूंगी। मगर यह मेरी भूल थी। यहाँ तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल चुकी थी। कोई अपना ना रहा था। दौलत के हिस्से ने घर के बंटवारे के साथ ही दिल के बीच भी दीवार खींच दी थी। मेरे स्वाभिमान को यह जरा भी गवारा ना था, मगर लाचार थी। कोई और चारा भी तो ना था। वहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने इसमें मेरी मदद की। बेगानों की मदद से जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही थी। भाभी खुद कभी ना बोलती, जितना मैं बोलती उसका भी बड़ी बेरुखी से जवाब देती। भाई तो मानो आज भी नाराज़ हैं। माँ जो अक्सर शाम को लॉन में कुर्सी डालकर बैठती थी, मेरे जाने के बाद कम ही बैठती। शायद बहू बेटी के झंझटों से मुक्त रहना चाहती थी। मुझे दुख नहीं, बल्कि तरस आता माँ पर। लगता मेरे कारण बटकर रह गई हैं वे। दो आवाज़ों के बीच। भैया के बच्चे तरुण और स्नेहा बड़े थे। अपने और पराये के भेद को जानने लगे थे, अतः कभी मेरी तरफ खेलने ना आते। किंतु इन सब चालों से अनजान वंश जब भी उन्हें खेलते देखता उनके साथ हो लेता। एक दिन जाने कैसे वंश बच्चों के कमरे से खेलते खेलते एक खिलौना उठा लाया। आखिर बच्चा ही तो था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि भाभी के प्रेम वचन सुनाई दिए। घर पर तो हमारे अधिकार जमा ही लिया, अब क्या धीरे धीरे घर का सारा सामान भी हड़पने का इरादा है। मैंने स्थिति को समझते हुए बीच में बोलना उचित नहीं समझा। आखिर बच्चा ही सही, गलती वंश की ही थी। फिर आए दिन इस तरह की कोई घटना होने लगी। समय के साथ यह एहसास भी हुआ कि यह सब अनायास नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। एक दिन शाम के समय भाभी लगभग चीखते हुए आ पहुंची। तुम यहाँ कमाई में लगी रहो और तुम्हारा कुलदीपक हमारे यहाँ बैठा नुकसान करता रहे। ये सब नहीं चलेगा। देखो कितना सुंदर फ्लावर पॉट था, तोड़ दिया ना इस उज्जड़ ने। कितना महंगा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कुछ कहती उससे पहले ही तरुण बोल पड़ा। मगर मम्मी, यह तो कल स्नेहा से टूटा था। चुप रह शैतान, तुझे पता भी है कुछ। अपना दांव बिखेरते देख भाभी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। आखिर तरुण बच्चा ही तो था, अतः बोल गया बच्चे की बोली। चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, मगर समय ने मेरे मुंह पर मजबूरी और एहसानों का ताला जो जड़ दिया था। खैर, मुझे भाभी के इरादे अच्छी तरह समझ आ गए। रहना तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी ऐसे किसी का कृपा पात्र बनकर, मगर जीजी जीजा जी ने जो मेरे खातिर इन लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, उसका मान तो रखना ही था। अब मैं संभल गई। बच्चों को पढ़ाते वक्त वंश को भी अपने साथ लेकर बैठती, किसी न किसी तरह उसे उलझाए रखती, ताकि फिर ना झंझट को न्योता दे आए। मगर बच्चे की चपलता को भला कौन बांध सकता है। इधर भाभी जो कि फिराक में ही बैठी थी। पिछले 2 दिनों से माँ जी की तबीयत खराब थी। इतना तेज़ बुखार कि मुझे ट्यूशन की भी छुट्टी करनी पड़ी। मैं उन्हीं की देखभाल में लगी थी कि जाने कब वंश मेरी कैद से निकल के भाभी के घर पहुंच गया। उसका ध्यान तब आया जब उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं जल्द ही उसकी ओर भागी। मेरा बच्चा पीठ और पैरों को हाथ लगा लगा कर रो रहा था। भाभी ने ना जाने किस अपराध के लिए उसे स्केल से इस कदर पीटा कि निशान उभर आए थे पीठ और पैरों पर। कभी पीठ को हाथ लगाकर तड़पता तो कभी पैरों को पकड़कर। क्या कोई इतना भी निष्ठुर हो सकता है। गोदी में लिटाकर उसे हल्के हल्के थपकियाँ देने के अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। वह सो गया। उसका मासूम दर्द से भरा चेहरा मेरे सामने था। मस्तिष्क में अनंत सवालों के बादल घुमड़ रहे थे कि कानून की मोटी मोटी किताबों में जाने कितनी धाराएं बनेंगी और बदलेंगी। बेटी को बाप की वसीयत में बराबर की हिस्सेदारी मिली, यह खबर अखबारों की सुर्खियों में ही भली लगती है। वास्तविकता तो यही है जो उसके साथ घट रही है। क्या वास्तव में बाप की वसीयत से बेटी का हिस्सा निकालना इतना तकलीफदेह है। इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता कि अगर वह हिस्सा लेती है तो उसे प्यार मोहब्बत की दौलत को खोना होगा, क्योंकि आज बाबुल के मन का आंगन इतना संकुचित हो चुका है कि वहाँ प्यार या पूंजी में से कोई एक ही समा सकता है।
चाहे वह एक बेटी के द्वारा अपनी परेशानियों में उठाया गया कदम ही क्यों ना हो। आज समाज और कानून के भय से उसने यह हिस्सा भी पा लिया तो क्या उसके लिए उसे अपनों के अपनत्व की आहुति देनी पड़ेगी। यह उसने कभी सोचा ना था। ऐसा क्यों है कि जिस बेटी को बचपन में बड़े नाजों से पाला जाता है, उसी बेटी के ब्याह होते ही उसके प्रति न केवल लोगों का बल्कि उसके जन्मदाताओं के नज़रिए में भी परिवर्तन आ जाता है। जब बेटियां अपने मायके की खुशहाली की खातिर अपना तन मन धन सब समर्पित कर सकती हैं, तो अपने मुसीबत के दिनों में उनकी ओर आशा भरी आंखों से निहारने पर यह तिरस्कार क्यों। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ढेरों शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।